Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is the part 2 of our video, that is the historical background of India. Historical background of India का ये पार्ट 2 है. तो आई विल रिक्वेस्ट यू, आप लोग पहले पार्ट 1 को देख लीजिएगा, उसके बाद ही पार्ट 2 को देखिएगा. तो मैं ब्रीफ में बता देती हूँ हमने पार्ट 1 में क्या किया था. हमने देखा था कि 1600 में ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में आए. एज ए ट्रेडर्स वो आए, लेकिन बाद में एज ए पॉलिटिकल एंटिटी वो सेटअप हो गए और इंडिया में उन्होंने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पास किए. लाइक रेगुलेशंस एक्ट हो गया, चार्टर्स एक्ट हो गया, ताकि इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको अच्छे से एक्स्टैब्लिश कर सके. लेकिन जो इंडियंस थे वो समझ चुके थे कि जो ब्रिटिशर्स है वो यहाँ पे हमको एक्सप्लॉइट करने के लिए आए हैं, हमारे भले के लिए नहीं आए हैं. एंड दे आर नो मोर ओनली द ट्रेडर्स. वो सिर्फ ट्रेडर्स नहीं है बल्कि हम पे रूल करने के लिए आए हैं. और बहुत सारे वो ऐसे लॉस लेके आए थे जो इंडियंस को एक्सप्लॉइट करते थे. लाइक सब्सिडी अलाइंसेस हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, ज़मींदारी सिस्टम हो गया. इन सब से इंडियंस जो थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे. तो उन्होंने रिवॉल्ट करने का जो है वो मन बना लिया. तो 1857 में क्या होता है, एक ग्रेट रिवॉल्ट होता है. दैट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको सिपाही म्यूटिनी भी बोलते हैं और जिसको पीजेंट रिवॉल्ट भी बोलते हैं. ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ा गया पहला युद्ध था. इस युद्ध ने ब्रिटिशर्स की आंखें खोल दी. भले ही हम इस वॉर में जो है सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया कि वो अपने लॉज चेंज करे और इंडियंस का विश्वास जो है वो पुनः जीते. तो इस युद्ध के बाद जो इंडिया में क्राउन रूल जो था वो एक्स्टैब्लिश हो गया. यानी कि डायरेक्टली जो ब्रिटिश है, जो ब्रिटेन है, उनका रूल जो है वो हमारे इंडिया में लगेगा. तो इसके तहत जो पहला एक्ट लाया गया, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. ये जो रिवॉल्ट था 1857, उसके तुरंत बाद इसको लाया गया. इस एक्ट को गुड गवर्नेंस इन इंडिया भी बोला जाता है. इसके कुछ फीचर्स ये हैं कि अभी इंडिया जो है हर मेजेस्टी के नाम से रूल होगा. यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो भी रूल था उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया. और इस एक्ट के अंडर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनकी पदवी को वाइसरॉय ऑफ इंडिया में बदल दिया गया. यानी डेजिग्नेशन जो है वो चेंज कर दी गई. और जो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड कैनिंग. और जो लॉर्ड कैनिंग यानी जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होंगे ब्रिटिश क्राउन को. जो ब्रिटेन पार्लियामेंट है ब्रिटेन में, तो उसको डायरेक्टली वो रिस्पॉन्सिबल होंगे. और इस रूल के अंडर जो डबल गवर्नमेंट था, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया. अभी कोई भी डबल गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में नहीं होगी. और इस एक्ट के तहत न्यू ऑफिस, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो बनाया गया, जिसको फुल कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल दे दिया गया ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट एंड दे विल बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट. इसके साथ साथ एक 15 मेंबर काउंसिल जो था वो इंडिया में एक्स्टैब्लिश किया गया. किसके लिए किया गया? ताकि जो वाइसरॉय है और उसका जो काउंसिल है उनको एडवाइस कर सके. यानी जो 15 मेंबर काउंसिल है दैट विल बी ओनली इन एडवाइजरी नेचर. यानी वो कोई बाइंडिंग डिसीजन नहीं ले सकते थे, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश क्राउन को जो वाइसरॉय है उनको एडवाइस कर सकते थे. तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है उसका मेन पर्पस इंडिया में जो रूल्स हैं उनको चेंज करना नहीं था, बल्कि जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है उनको अच्छे से मैनेज करना था, उसको इम्प्रूव करना था, ताकि इंडियंस को जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है और जो ब्रिटिश रूल है उस पर विश्वास जो है वो दोबारा जीत सके. तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इम्प्रूव करने के लिए इस एक्ट को लाया गया. अब नेक्स्ट एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. जैसे कि जो रिवॉल्ट हुआ था उससे ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि इंडियंस जो है वो भी चुप नहीं रहने वाले, कोई भी अत्याचार नहीं सहने वाले. तो इंडियंस का पुनः उनको विश्वास जीतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था. इसके लिए
उन्होंने बहुत सारे काउंसिल एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया, लाइक 1861 का एक्ट हो गया, 1892 का एक्ट हो गया, 1909 का एक्ट हो गया। ये सब इसीलिए लाया गया ताकि जो इंडियंस है उनका विश्वास जो है वो जीता जा सके। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में क्या होता है, इसके अंडर पहली बार इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिलता है इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस, यानी कि जो ब्रिटिश जो रूल है उसमें पहली बार इंडियंस को रिकग्निशन मिलता है। और इसके अंदर वाइसरॉय को बोला गया कि आप कुछ इंडियंस को नॉमिनेट करो एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इनटू योर काउंसिल। अपने काउंसिल में कुछ इंडियंस को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेट करो। और लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे वाइसरॉय थे, उन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया, दैट इज द राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। तो नोट करने वाली बात यह है कि पहली बार इंडियन रिप्रेजेंटेशन जो था, इंडियंस को जो रिप्रेजेंटेशन था इन द काउंसिल, वाइसरॉय के काउंसिल में, वो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के अंडर दिया गया। इसने जो था डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को इनिशिएट किया। हमने पीछे पढ़ा था अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो डिसेंट्रलाइजेशन था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, यानी कि उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाकर जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज थे उनके जो लेजिस्लेटिव पावर्स उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। लेकिन अंडर दिस एक्ट जो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस है उसको रिस्टोर किया गया, यानी कि जो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज हैं उनको लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो दोबारा सौंपी गई। और साथ ही साथ कुछ न्यू लेजिस्लेशंस भी बनाए गए, लाइक न्यू लेजिस्लेशंस कहाँ बनाए गए, बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविजंस में। नॉर्थ वेस्ट प्रोविजंस वो है लाइक आज का जो उत्तर प्रदेश वगैरह है वो एरिया है, एंड पंजाब। इन एरिया में जो है न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एस्टैब्लिश किया गया। और इस एक्ट के अंडर वाइसरॉय को फुल पावर दे दिया गया कि वो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बना सकती है। पोर्टफोलियो सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि जो वाइसरॉय है, जो हमारे गवर्नमेंट है उसके अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हैं। तो वाइसरॉय जो है वो उन डिपार्टमेंट्स में अपने काउंसिल में से मेंबर्स को इंचार्ज बना सकते हैं, और वो जो इंचार्ज है उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड कोई भी बाइंडिंग डिसीजंस जो है वो ले सकती है, लाइक लॉ डिपार्टमेंट हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया। उनके लिए वाइसरॉय जो है अपने काउंसिल में से लोगों को जो है वो नॉमिनेट करेगा, और वो जो मेंबर है उसको अच्छे से देखेगा और उसके रिगार्डिंग जो फाइनल डिसीजन है वो वही मेंबर लेगा। और इस एक्ट के अंडर एक और पावर वाइसरॉय को दिया गया, वो था कि ऑर्डिनेंस पावर। वाइसरॉय जो है इमरजेंसी के टाइम पे ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, जैसे कि हमारे आज इंडिया में प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस पावर है, कि हमने देखा था फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर में जो आर्टिकल 370 है वो ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंगली जो है वो लाया गया था। उसी प्रकार से इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में वाइसरॉय को ये पावर दिया गया कि वो ऑर्डिनेंस जो है वो इशू कर सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब नेक्स्ट एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसके अंदर पहला मेन काम क्या किया गया, जो एडिशनल यानी कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, हमने ऊपर पढ़ा था कि वाइसरॉय को ये अधिकार दिया गया कि वो नॉमिनेट कर सकते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, तो उनके जो नंबर्स हैं उनको इंक्रीज किया गया। लेकिन ऑफिशियल जो मेंबर्स थे उनके नंबर्स को नहीं, सिर्फ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के जो नंबर्स हैं उनको इंक्रीज किया गया। और ये बोला गया कि मेजॉरिटी जो है वो ऑफिशियल मेंबर्स की ही रहेगी। लाइक काउंसिल में अगर 16 मेंबर्स है तो जो मेजॉरिटी है वो ऑफिशियल्स की रहेगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनकी गिनती बढ़ा दी थोड़ी सी। इसके अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उनके जो पावर्स है उनको भी बढ़ाया गया, और उनको बजट को डिस्कस करने का जो पावर है वो भी दिया गया, और क्वेश्चंस को एड्रेस करने का पावर भी दिया गया। इसके अंदर एक और चेंज लाया गया कि सब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड इन प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसरॉय जो है कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, एंड प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो गवर्नर्स है वो कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को जो है नॉमिनेट कर सकते हैं। और इसके अंडर जो वर्ड है नॉमिनेशन यूज किया गया, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात की गई। लेकिन हमें ध्यान देने वाली ये बात है कि जो वर्ड इलेक्शन है
वो 1892 एक्ट में यूज़ ही नहीं किया गया, नॉमिनेशन वर्ड यूज़ किया गया, बल्कि ये था इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा था, यानी नॉमिनेशन ही इनडायरेक्ट इलेक्शन था, लेकिन इलेक्शन वर्ड जो था वो 1892 में यूज़ नहीं किया गया, ओनली नॉमिनेशन वर्ड जो था वो यूज़ किया गया। अब नेक्स्ट जो इंडियन काउंसिल एक्ट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। क्यों? जो मॉर्ले थे वो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और जो लॉर्ड मिंटो थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, तो उनके नाम पे ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अंदर मेन काम क्या किया गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनका जो साइज है वो बढ़ा दिया गया। पहले 16 मेंबर्स थे, उसमें से 16 में से उसको 16 कर दिया, 60 कर दिया गया। लेकिन ये बोला गया कि जो ऑफिशियल मेजॉरिटी है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो कायम रहेगी, यानी कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी है वो ज़्यादा रहेगी। लेकिन ये अलाउ किया गया कि जो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी है वो हम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि सेंटर में जो मेजॉरिटी है वो तो ऑफिशियल मेंबर्स की रहेगी, लेकिन प्रोविजंस में जो मेजॉरिटी है वो आप नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की भी कर सकते हैं। इसने जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के पावर्स को और भी एनलार्ज कर दिया गया। फॉर एग्जांपल मेंबर्स को अलाउ किया गया कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, रेजोल्यूशन जो है बजट के रिगार्डिंग वो पास कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, रेजोल्यूशन तो पास कर सकते हैं लेकिन उसको मानना नहीं मानना वो सेंट्रल अब खुद डिसाइड करेगा, बाइंडिंग नहीं था, रेजोल्यूशन वो पास कर सकता था, दैट्स इट। इसमें फर्स्ट टाइम प्रोवाइड्स फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय, यानी कि जो वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें इंडियंस का पहली बार जो रिप्रेजेंटेशन है वो देखा गया। इसके अंदर जो सत्येंद्र सिन्हा थे उनको लॉ मेंबर जो है एज ए लॉ मेंबर उनको अपॉइंट किया गया। और मेजर चेंज और मेजर जो डिसीजन था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में लिया गया वो था कम्युनल इलेक्टोरेट, यानी मुस्लिम्स का सेपरेट इलेक्टोरेट। मुस्लिम मेंबर्स को बोला गया कि मुस्लिम वोटर्स ही आपको वोट करके इलेक्ट करेंगे। तो जो लॉर्ड मिंटो थे वो इसको लेके आए, तो उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था, इसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया की बात की गई, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। हमने देखा था कि जो रेगुलेशन एक्ट ऑफ जो 1858 था उसके अंडर गुड गवर्नेंस इन इंडिया की बात की गई थी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया की बात नहीं की गई थी। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। गुड गवर्नेंस यानी हम लोग अच्छी गवर्नेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी वी आर रिस्पॉन्सिबल टू इंडिया एंड इंडियन पीपल, कि जो भी हम बनाएंगे हम उनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया की जो बात है वो की गई इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस एक्ट को मंटेगो चेल्मस्फोर्ड रिपोर्ट्स भी बोला जाता है। उस टाइम के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो थे मंटेगो, एंड जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड चेल्मस्फोर्ड, तो उनके नाम पे ये जो एक्ट है उसको लाया गया। इसके अंदर मेजर जो डिसीजन है वो क्या था, जो रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ऑफ द प्रोविजंस, यानी प्रोविजंस के ऊपर जो सेंट्रल कंट्रोल था उसको रिलैक्स किया गया। और इसके अंडर जो था प्रोविजनल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी कि ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। ट्रांसफर रिजर्व यानी ट्रांसफर सब्जेक्ट्स वो थे जिसके ऊपर नॉन ऑफिशियल जो मेजॉरिटी थी, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वो भी जो है डिसीजंस बना सकते थे, यानी इंडियंस अपने हिसाब से उसको चला सकते थे। लेकिन रिजर्व्ड वो थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो ब्रिटिश है वो रूल बनाएंगे, ठीक है। तो जो रिजर्व है उसमें जो मेन जो रेवेन्यू चीज़ें थी, लाइक बजट हो गया, रेवेन्यू हो गया, वो रिजर्व में रखा गया। यानी ये जैसे एक शो ऑफ था कि इंडिया को हमने जो है इसमें इंक्लूड किया है, जस्ट शो ऑफ था, और ये हमारे इंडियंस को पता चल गया था। इसके अंडर जो है डायरकी लाई गई। डायरकी का मतलब है डबल रूल। डबल रूल यानी कि सेंट्रल में और प्रोविजंस में अलग अलग रूल। सो डबल रूल जो है इसके अंदर लाया गया। इसके अंदर फर्स्ट टाइम बाइकैमरिज्म लाया गया और डायरेक्ट इलेक्शंस लाया गया। तो अगर आपको यूपीएससी में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में, तो आपको याद रखना है वो 1919 में आया था, ठीक है, 1909 में नहीं आया था, 1919 में आया था डायरेक्ट इलेक्शंस। और इसके अंदर बोला गया कि जो आउट ऑफ 6 है, 3 जो मेंबर्स है इन दी वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, वो आप इंडियंस को उसमें रख सकते हैं, ठीक है। आउट ऑफ 6
3 जो मेंबर्स है दैट कैन बी इंडियंस। और इसने जो था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था उसको एक्सटेंड किया। पहले जो था 1909 में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ मुस्लिम्स को दिया जाता था, तो 1919 में जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है, सेपरेट इलेक्टोरेट है, वो बनाया गया फॉर 6 इंडियन, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। इसके अंडर जो था फ्रेंचाइजेस दिया गया यानी वोटिंग पावर, लेकिन कुछ लिमिटेड लोगों को, लाइक जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो टैक्स पे करते हैं, या फिर जो एजुकेटेड लोग हैं, सिर्फ उनको जो है पावर दिया गया टू वोट। जो लिमिटेड फ्रेंचाइजेस इसके अंदर लाया गया। इसके अंदर न्यू ऑफिस सेटअप किया गया दैट इज हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, जो कि इधर का सारा जो काम है वो उधर देखेगा। इसके अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया और प्रोविजनल बजट को सेंट्रल बजट से अलग किया गया। बट एक बात याद रखने की ज़रूरत है, प्रोविजनल बजट को सेंट्रल बजट से अलग तो किया गया, लेकिन जो प्रोविजनल बजट है वो भी अभी भी ब्रिटिश जो रूल है उसके अंडर है, क्योंकि हमने देखा था ट्रांसफर लिस्ट और रिजर्व लिस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया अंडर प्रोविजनल सब्जेक्ट। ट्रांसफर लिस्ट वो थे जिसके अंडर जो थे ब्रिटिश जो इंडियंस थे वो भी रूल्स बना सकते थे, लेकिन रिजर्व वो थे जो जिसके ऊपर सिर्फ ब्रिटिशर्स जो है वो रूल बना सकते थे। तो जो बजट है वो रिजर्व लिस्ट में रखा गया, यानी सेपरेट करने का इतना बड़ा कोई जो हमें फ़ायदा है वो मिला नहीं था। और इसके अंदर स्टैट्यूटरी कमीशन को भी अपॉइंट किया गया। वो स्टैट्यूटरी कमीशन का मेन काम क्या था, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, ठीक है, तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने कितना कुछ अच्छा काम किया है वो इसके अंडर 10 साल में हमें पता चल जाता। वो 10 साल का जो रिपोर्ट है, जो स्टैट्यूटरी कमीशन है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपेगा। इसके लिए जो स्टैट्यूटरी कमीशन है उसको लाया गया। और इसके बाद बहुत कुछ ऐसा होता है, लाइक साइमन कमीशन आता है, वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, लेकिन उसमें इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, तो इंडियन उसके खिलाफ जो है वो उसको बाइकआउट कर देते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है। ऐसा करके बहुत कुछ जो इंडिया में वो घटित होता है। उसके बाद कम्युनल जो अवार्ड है, जो वहाँ के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं रैमसे जो मैकडोनल्ड्स है, वो कम्युनल अवार्ड लेके आते हैं, लेकिन जो है वो गांधी जी इसके खिलाफ अनशन में बैठ जाते हैं, वो हंगर स्ट्राइक करते हैं। बहुत कुछ इसके बीच में होता है, वो सब हम मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम लोग पॉलिटी कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम एक्ट्स की ओर देखेंगे। तो जो कम्युनल अवार्ड है, साइमन कमीशन है, ये सब हम लोग अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में देखेंगे। इसके बाद जो एक बहुत बड़ा जो एक्ट आता है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारा आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें मेजॉरिटी जो प्रोविजंस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो ये सेकंड माइलस्टोन था, 1919 में बोला था कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे उन्होंने कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ये लेंथीएस्ट था, आज तक का सबसे लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट था। इसके अंदर 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल जो थे वो ऐड किए गए। इसके मेन फीचर्स क्या थे, इसके अंदर ऑल इंडिया फेडरेशन को एक्स्टैब्लिश किया गया, जिसमें प्रोविजंस एंड प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो भी इसके अंदर आते हैं। इसने जो था वो पावर्स को डिवाइड किया गया बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, यानी इसके अंदर फेडरल लिस्ट, प्रोविजनल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जो आज का हमारा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और जो अपना कंकरेंट लिस्ट है ना, वो हमने इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। तो इसके अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया गया। जो फेडरल लिस्ट है उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर सेंट्रल जो है वो रूल बनाएगा। प्रोविजनल लिस्ट जितने भी हैं उस पर जो प्रोविजंस है डिफरेंट डिफरेंट वो जो रूल्स बनाएंगे, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों मिलकर रूल्स बनाएंगे। और जो रेजिडरी लिस्ट होती है, रेजिडरी पावर्स जो होती है उस पर आज तो हमारा पार्लियामेंट उस पर रूल बनाता है ना, उस टाइम के वो उस पर रूल बनाने का अधिकार किसको था, वाइसरॉय को था। इसके बाद जो डायरकी थी इसको इसके अंदर अबॉलिश कर दिया गया इन दी प्रोविजनल, और इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविजनल ऑटोनॉमी को। जो बाइकैमरिज्म था उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविजंस। 6 आउट ऑफ 11 प्रोविजंस में बाइकैमरिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। वो काउंसिल कौन से थे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार एंड यूनाइटेड प्रोविजंस। यहाँ पे जो था बाइकैमरिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। बाइकैमरिज्म के यानी 2 हाउसेस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। आज जैसे हमारे इंडिया में राज्यसभा एंड लोकसभा है ना, वैसा वो कब स्टार्ट किया गया था, 1935 में। 1935 में बाइकैमरिज्म को लाया गया। अपर हाउस यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लोअर हाउस यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। इसने फर्दर एक्सटेंड कर दिया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को।
यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो बात है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है उसको फर्दर इसमें एक्सटेंड किया गया। इसने जो था काउंसिल ऑफ इंडिया को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया और इसने जो फ्रेंचाइजेस था उसको और एक्सटेंड कर दिया और अबाउट 10% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को वोटिंग राइट्स जो था वो दिया गया। फ्रेंचाइजेस कब इंट्रोड्यूस हुआ था वो मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन उस टाइम पे कुछ ही जो लोगों थे उनको ही जो वोटिंग राइट्स मिला जाता था, लाइक जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो टैक्स पे कर सकते हैं, जो एजुकेटेड है, उनको ही दिया जाता था। लेकिन इस एक्ट के अंडर ये जो फ्रेंचाइजेस थे उसको और बढ़ाया गया और 10%, टोटल इंडिया के पॉपुलेशन का 10% जो है वो इसमें वोट कर सकते थे। इसके अंडर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको एक्स्टैब्लिश किया गया। उसके अलावा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविजनल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको भी इसके अंडर एक्स्टैब्लिश किया गया। फेडरल कोर्ट्स को भी एक्स्टैब्लिश किया गया। तो हम देखें अगर ऑल ओवर की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, तो हम देख सकते हैं कि इसके जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी जो रूल्स लाए गए हैं वो आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो मेजॉरिटी पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। उसके बाद जो लास्ट एक्ट आता है दैट इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 जो था वो ब्रिटिशर्स का लास्ट एक्ट था इन इंडिया। इसके साथ जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में खत्म हो जाता है और ब्रिटिशर्स डिक्लेयर करते हैं इंडिया को एज अ इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15, 1947। बट एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना होती है दैट इज द पार्टीशन ऑफ इंडिया। जो इंडिया है वो इंडिया और पाकिस्तान में बट जाता है और इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा जो खून खराबा है वो भी होता है, बहुत सारे लोगों की डेथ भी होती है। तो ये हमारी जो इंडिया की हिस्ट्री में सबसे जो दुखदायी घटना है वो ये था कि हमारा इंडिया 2 टुकड़ों में बट गया। इसने जो था ऑफिस ऑफ वाइसरॉय को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया। अभी वाइसरॉय जो है वो इंडिया में नहीं रहेंगे, उसके जगह में गवर्नर जनरल को जो है वो एक्स्टैब्लिश किया गया। यानी कि गवर्नर जनरल जो है ब्रिटिशर्स का वो कुछ टाइम के लिए रहेंगे ताकि इंडियंस को जो है वो टाइम टू टाइम गाइड कर सके, क्योंकि इंडिया ने पहली बार जो इंडिपेंडेंस हासिल किया था तो इंडिया के पास अकॉर्डिंग टू देम इंडिया के पास इतना जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है कि गवर्नमेंट को कैसे चलाना है, कैसे इंडिया को चलाना है। तो इसके लिए ब्रिटिशर्स ने अपने कुछ जो ऑफिशियल्स के वो यहाँ पे छोड़ के गए एज गवर्नर जनरल, जो कि इंडिया को जो है वो एडवाइस करेंगे। लेकिन उनके पास कोई ऐसा पावर नहीं था, पावर सारा जो है वो इंडियन पार्लियामेंट को इंडिया को पूरी तरह से सौंप दिया गया था। इसने ये एम्पावर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो जल्द से जल्द बने। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं बनता तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो रूल्स है वही इंडिया में लागू रहेंगे और जल्दी जल्दी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है वो सेटअप किया गया इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, ताकि नए रूल्स जो है वो इंडिया में बनाया जा सके। इसने एबॉलिश किया ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और सारा जो फंक्शंस है वो इंडियन के हाथों में सौंप दिया गया। और इसके अंडर जो प्रिंसली स्टेट थे, इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट थे, जो आज भी राजाओं के जो कब्जे में थे, उनको ये फ्रीडम दे दिया गया कि या तो आप लोग पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हो, या तो आप इंडिया ज्वाइन कर सकते हो, और या तो आप फ्रीडम अटेन कर सकते हो। यानी आपको या तो आपको अलग कंट्री बनना तो बन सकते हो, अगर आपको पाकिस्तान का पार्ट बनना तो बन सकते हो, अगर इंडिया का पार्ट बनना तो आप लोग बन सकते हो। तो ये जो डिसीजन है वो प्रिंसली स्टेट को सौंप दिया गया और इसी एक्ट के अंडर जो था सिविल सर्विसेज उसको डिसकंटिन्यू किया गया। हमने देखा था 1853 में सिविल सर्विसेज, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज जो था अंडर मकौले कमेटी, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के अंडर इसको डिसकंटिन्यू किया गया और इसने जो टाइटल था एम्परर ऑफ इंडिया का उसको भी ड्रॉप किया। और बहुत कुछ ऐसे हुआ कि इस जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के अंदर ऐसा बहुत कुछ हुआ जो कि आज भी हम लोग इसको देखकर हम लोग सोचते हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता। वो था कि हमारा इंडिया जो है वो 2 टुकड़ों में बट गया था। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने और जवाहरलाल नेहरू ने हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के तौर पे उन्होंने शपथ खाई और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो जल्दी जल्दी बना 1946 में और इंडिया को एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसको कि बोलते हैं कि वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है।
तो इसके तहत इंडिया को जो था वो इंडिपेंडेंस, फाइनली इंडिपेंडेंस मिला आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल।